सामग्री के लिए सरकार ने यह तय किया है कि हमने जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है उसकी कीमत यही है। तो साहब जब आरटी के बच्चों के 110 रुपए लेके स्कूल उसको किताबें कॉपी उपलब्ध करवा रही है, तो हमारे बच्चों से 3,500 रुपए लेकर बाजार में किस आधार पर भेज रही है? ये सबसे बड़ा बिंदु है। इसके अंदर के बाकी के पेज जो है वो मैं आपको और बताता हूं कि निजी स्कूल को राजस्थान में अपनी वेबसाइट पर सिलेबस घोषित करना पड़ता है और जिला शिक्षा अधिकारी को देने के साथ स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगाना पड़ता है कि हमने इस साल ये पाठ्यक्रम निर्धारित किया है और इसकी प्राइस ये है और ये शहर की 3 दुकानों पर उपलब्ध है। लेकिन अमूमन ये शहर की एक ही दुकान पे मिलता है और इस बारे में कोई अभिभावक नहीं कहता है। कभी किसी ने उन प्रकाशकों को ना तो नोटिस भेजने की जहमत उठाई है, न स्कूल और जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस भेजने की जहमत उठाई है। आप यकीन मानिए एक छोटा सा नोटिस आप पब्लिशर, स्कूल और जिला शिक्षा अधिकारी को भेजिए, स्कूल वाले तुरंत आपके कदमों में। दूसरी बात कि जब भी स्कूल ये संस्था खोलती है उसमें स्पष्ट रूप से लिखती है कि हम नो प्रॉफिट और नो लॉस में काम करेंगे। तो उनकी बैलेंस शीट निकाल के कभी उनसे पूछे साहब आप फिर ऐसा क्या काम करते हैं कि छुट्टियां विदेश में बना के आते हैं, ये 2 नंबर का पैसा आपके पास आता कहां से है? ये मैं भी आपको शो कर दूंगा कि ये किताबों से किस तरह 2 नंबर की काली कमाई जनरेट करते हैं। कभी मुझसे कोई ईमानदार एडवोकेट संपर्क तो करे, मैं उसको सारी चीज बता दूंगा। हमने राजस्थान में यह प्रयास किया था, लेकिन मैं किसी के लिए नहीं कह सकता कि वो ही उसके साथ मिल गए और आगे ट्रैप हो गए। यही बात थी, इसलिए थोड़ा डर लगता है। बहुत बढ़िया भवानी जी। मैं किसी और साथी से, जो कोई साथी अगर आपको लगता है कि फीस के संबंध में कुछ हमें इस पर ज्यादा अच्छा उपाय या सुझाव रख सकता है, मैं एक बार इसमें आमंत्रण करूंगा। मैं कुछ बोलना चाहूंगा देवेंद्र जी। जी अजय जी बोलिए। ये फीस के संबंध में जो राजस्थान के भाई साहब ने कहा नो प्रॉफिट नो लॉस, मेरे को जो समझ में आता है कि यही एक फंडा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर इसको हम पकड़ लें और इसको अगर हम लोग एनालाइज कर लें तो फिर ये फीस का इशू बहुत कुछ रिजॉल्व हो जाएगा। कहने का मतलब कि वो स्कूल जो पहले भी मैं वो इसी चीज के ऊपर चर्चा कर रहा था कि एक स्कूल को चलाने के लिए कितने एक्सपेंस की जरूरत होती है। क्योंकि अब जब सीबीएसई का आप एफिलिएशन बायलॉज देखेंगे वहां पर भी बहुत स्पष्ट लिखा है कि कोई भी स्कूल नो प्रॉफिट एंड नो लॉस के कॉन्सेप्ट पर चलेगा। वो व्यावसायिक नहीं है और बिजनेस की दृष्टि से वो नहीं चल सकता कि आप प्रॉफिट लेने के लिए स्कूल खोल रहे हैं। नहीं, आप शिक्षा देने के लिए स्कूल खोल रहे हैं तो शिक्षा देने के लिए आपको जो भी खर्च है उस स्कूल को चलाने में, वही खर्च जो है आपका फीस के रूप में निर्धारित होगा। अगर इस चीज के ऊपर हम फोकस करके लड़ाई लड़ें तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छे से हम लोग लड़ पाएंगे। अजय कुमार जी, मैं एक बात आपको और कहना चाहता हूँ। जी। सभी सदस्य एक चीज को बड़े गौर से सुने। सब जगह ये सबसे बड़ी तकलीफ आती है, सब स्कूल वाले यही कहते हैं कि हम तो सीबीएसई से संबंध है, कोई कहता है हम राजस्थान बोर्ड से संबंध है, हम कहता है उससे संबंध है, हमको उनसे मान्यता मिली है। जो भी ये कहता है ये बिल्कुल गलत कह रहा है, क्योंकि स्कूल को मान्यता जिला शिक्षा अधिकारी देता है। ये जो 10वीं और 12वीं जो बोर्ड की है, ये बोर्ड से संबद्धता है, यानी बोर्ड उनको कहता है कि आप सीबीएसई में अटैच हो सकते हैं। बाकी अधिक स्कूल को खोलने की मान्यता तो जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित जिले का होगा, वही देगा। सीबीएसई आरबीएसई का इसमें कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ बोर्ड से संबंध है। आप इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ आप सर जो अभी कह रहे थे, इसके अंदर मुझसे पेरेंट्स एसोसिएशन के जो सर हैं, मैं उनका नाम तो अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा हूं क्योंकि आज मेरे पास चश्मा मेरा सही नहीं है, लेकिन वो मुझसे मेरे नंबर पे संपर्क करें। सुप्रीम कोर्ट ने बाल वाहनी के संबंध में भी एक जानकारी दी है। अभी सभी सदस्य इस चीज को ध्यान रखें। मैं सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर आपको दे दूंगा, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उसके अंदर बिंदु संख्या 10 में स्पष्ट लिखा है। अब जो लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। कृपया 1 मिनट के लिए सभी अपना माइक बंद कर ले। कोई भी बाल वाहनी चाहे वो निजी स्तर पे संचालित हो रही हो, चाहे 4 पेरेंट्स ने संचालित कर रखी हो, चाहे स्कूल स्तर ने अपने ऊपर संचालित कर रखी हो, उसके अंदर ड्राइवर का नाम, पता, मोबाइल नंबर, गाड़ी का नंबर, कौन सा बच्चा चढ़ रहा है, कितने बजे किस पॉइंट पे उतर रहा है और उसके साथ और कौन है, इन सब की सूचना 5 जगह पर होनी चाहिए। 5 जगह कौन सी है, नोट करके रखे। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय 1, संबंधित पुलिस थाना 2, जिला परिवहन अधिकारी,
इसके साथ जिला यातायात पुलिस और जिला पुलिस अधीक्षक, इन पांचों के पास होनी चाहिए, जो कि किसी के पास नहीं है। मैंने राजस्थान में लगाई है, वो मेरे घर घूम रहे हैं, क्योंकि मुझे कोर्ट में यही जनहित याचिका लगानी है कि जब किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी भी विद्यार्थी का, उसका परिवार जो खोता है वो पुलिस नहीं खोता, लेकिन इसकी जिम्मेवारी किस व्यक्ति की है ये आपने इसमें तय नहीं किया है। ये हमको लगाना, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी में सारे स्कूल वाले मर जाएंगे, साथ में पुलिस वाले भी मरेंगे। आप इस बात को नोट करके रखें। आपको इसमें किसी प्रकार की कोई आरटीए लगानी है, आप मुझसे संपर्क करें, मैं आपको बहुत ही गहरे बिंदु इसमें दे दूंगा, क्योंकि 2014 से मैं इसमें लगा हूं। भवानी जी बहुत सुंदर। और मैं अभी जो है इसी टॉपिक पे और थोड़ी गर्माहट लाने के लिए शिवदत्त पराशर जी को निवेदन करूंगा, वो अपने मोबाइल को अनम्यूट करें। शिवदत्त पराशर जी प्लीज अनम्यूट करें आप। शिवदत्त पराशर जी। शिवदत्त पराशर जी अनम्यूट करें। इधर। हाँ हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आवाज आ रही है, आप बताएं सर। सर मैं आपको वो बात बताना चाह रहा हूँ जो मेरे हिसाब से सीबीएसई के 90% लोगों को मालूम ही नहीं है कि 2 सीबीएसई वर्क कर रही है स्पोर्ट्स में। वो मतलब आप ये समझिए कि इंडिया के अंदर 2 सीबीएसई वर्क कर रही है। जो दिल्ली सीबीएसई जो स्पोर्ट्स करा रही है उसका सर्टिफिकेट चाहे वेस्ट जोन विनर हो चाहे ऑल इंडिया विनर हो, उसको डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। और उस पे बच्चों के इतने पैसे खर्च हो रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। और पेरेंट्स आके जब हमारे पास आते हैं, मैं बेसिकली फुटबॉल कोच हूँ और दिल्ली सीबीएसई से ऑब्जर्वर लगा हुआ हूँ 10 बार। उसके बाद जब मैं आगरा सीबीएसई में भी ऑब्जर्वर लगा तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या चक्कर है। जब मैं इसकी डेप्थ में गया हूं तो मेरे को मालूम पड़ा कि आगरा जो सीबीएसई रजिस्टर्ड थी उसको अभी तक एसजीएफआई ने मान्यता दे रखी है, और साथ ही साथ उसके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है। और सीबीएसई दिल्ली के सर्टिफिकेट की, जहां का स्पोर्ट्स ऑफिसर मंजीत सिंह है, उसके सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। और दोनों स्पोर्ट्स ऑफिसर कम से कम सालाना 2 से 5 करोड़ रुपए इसी बात के छाप रहे हैं कि मैं तेरी बात नहीं बताऊं, तू मेरी बात नहीं बताए। और मेरे हिसाब से एचआरडी मिनिस्टर को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि इतना बड़ा घपला, इतना बड़ा इश्यू चल रहा है पूरे इंडिया के अंदर। सीबीएसई दिल्ली जो कि मेन सीबीएसई है वो स्पोर्ट्स कराती है, उसके सर्टिफिकेट की वैल्यू 0 है, 0। मतलब कोई वैल्यू नहीं उसका, किसी कॉलेज स्कूल में एडमिशन नहीं, किसी नौकरी में उसका कोई भी उस सर्टिफिकेट को कोई एंटरटेन नहीं करता है। तो ऐसा क्यों ना हो कि सीबीएसई दिल्ली का स्पोर्ट्स बंद करा के आगरा सीबीएसई को दे दिया जाए। पहले बात तो इनको शॉर्ट आउट करना चाहिए, ये शॉर्ट आउट नहीं करते हैं। और आगरा सीबीएसई क्या करती है, उन्होंने दलाल छोड़ रखे हैं हर स्टेट में और वो ओपन ट्रायल करवाते हैं और उनकी रेट 10 से 2 लाख रुपए है। एक नेशनल जो बेकार का नेशनल होता है, जैसे आपको एग्जांपल दूं, खो खो हुआ, जो छोटे मोटे गेम होते हैं जिसमें भीड़ नहीं होती, उसमें 10,000 रुपए लेते हैं वो एक बच्चे से, और उसको डायरेक्ट सीबीएसई की इंडिया टीम में सेलेक्ट कर लेते हैं। और सीबीएसई की इंडिया टीम पार्टिसिपेट करती है एसजीएफआई जो इंडिया का एजुकेशन बोर्ड है उसकी नेशनल्स में, जिसकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है। और बास्केटबॉल और जो दूसरे जो फुटबॉल गेम है उसमें 50-50 हजार रुपए बच्चा देता है और ही इज नॉट डिजर्विंग। मतलब कितना बड़ा इश्यू है कि एक जो डिजर्विंग लड़का है वो पूरी मेहनत करके खेलता है और वो सीबीएसई की इंडिया टीम में नहीं आ पाता, और लोग बाग 10-20-50 हजार रुपए देके सीबीएसई की इंडिया टीम में आके पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी रहती है। अब आप ये बताइए कि बच्चा जो सीबीएसई दिल्ली से खेल रहा है उसको मालूम तक नहीं है और वो इतने उत्साह से उसका वेट करता है। जैसे आपने देखा होगा बड़े लेवल पे ओलंपिक का वेट होता है, बड़े लेवल पे वर्ल्ड कप का वेट होता है, वैसे वो वेट करता है, तैयारी करता है। यानी उसके पीटीआई तक को, स्कूल के पीटीआई तक को ये बात मालूम नहीं है कि मेरे जो ये गेम्स हो रहे हैं इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। अब आप बताइए क्या करना चाहिए इसमें? हमारे साथ अभी अजमेर से जहांगीर जी जुड़े हैं। ताराचंद जहांगीर जी, आपका क्या सुझाव है इसमें? एडवोकेट ताराचंद जहांगीर जी सर, प्लीज। मैं सीकर से हूँ, अजमेर से नहीं। सॉरी, सीकर से। देखिए, कुछ वैल्यूएबल चीजें हैं, कानूनी पहलू हैं। बाकी सारे मित्रों को बोहानी सर जो कह रहे हैं उनका ट्रैक को ही मैं कंटिन्यू करूंगा। थोड़ा सा आगे इंफॉर्मेशन का इशू है। आरटीआई, हम एक टॉपिक जो मुझे मिला और उसमें एक बेसिक सवाल है कि अगर आप स्कूल से किसी भी प्रॉब्लम से पीड़ित हैं तो कंप्लेंट कहाँ पुटअप करें।
एक्सटेंडेड टॉपिक ये है कि कंप्लेंट आप पुटअप करें तो भवानी सर ने जो अभी इस बारे में कैरी ऑन किया बाल वाहिनी के बारे में या इनका फीस निर्धारण का जो इशू है, डॉक्यूमेंट जो सारे डॉक्यूमेंट डीओ तक आ गए या सीबीओ तक आ गए वो आपको वहां से मिल जाएंगे। और बाल वाहिनी का या किसी तरह की प्राइवेट से है या गवर्नमेंट सेक्टर के किसी भी स्कूल से किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो ज्यादा अच्छा ये है कि उसको पूरा फॉर्मल वे में लिख कर आप संबंधित कलेक्टर को फॉलो अप करें, कलेक्टर को दें। कलेक्टर संबंधित डीओ को लिखेगा और डीओ को देने के बाद आपको एक फॉरवर्डिंग लेटर देता है कि साहब हमने आपकी कंप्लेंट जो है वो संबंधित डीओ को या सीबीओ को फॉरवर्ड कर दी है। होना क्या है, कंप्लेंट वहां आकर सारी रुक जाती है, हम एक आरटीआई फाइल करते हैं कि साहब आपने इस पर क्या किया, तो कलेक्टर तो ये पल्ला झाड़ लेते हैं कि साहब हमने संबंधित डीओ को फॉरवर्ड कर दी। अब डीओ क्या करते हैं, डीओ के वहां जाते हैं तो ये ठहरे थोड़े नकटे टाइप के लोग, तो ये लोग उस पर कुछ करते नहीं या संबंधित ये पासिंग ऑन गेम चलता है, इस अधिकारी से उस अधिकारी, उस अधिकारी से उस अधिकारी। तो दरअसल जब हम कंप्लेंट करते हैं तो हमारी गलती ये रह जाती है कि कंप्लेंट में ऊपर हम लिखते हैं सेवा में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और उसके बाद नीचे उसकी कॉपी टू लिखते हैं या वो फॉरवर्ड करता है। तो अकाउंटेबिलिटी से बच जाते हैं कि साहब आपने तो कलेक्टर को लिखा था, हमें तो सिर्फ कॉपी दी गई है या कलेक्टर ने हमें फॉरवर्ड किया है लेकिन हमारा एड्रेस नहीं है, तो अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो पाती। जो कंप्लेंट में ऊपर जब आप एड्रेसिंग लिखते हैं कि किसको आप संबंधित करें तो जरूरी है कि ऊपर 1 2 3 जिला कलेक्टर, डीओ, संबंधित सीबीओ जो भी कंसर्न ऑफिसर है उसको पुटअप किया जाए कि साहब ये सारी आप महानुभावों के क्षेत्राधिकार में आते हैं तो आप उसका एक्शन लें। एक बार कंप्लेंट पुटअप हो गई, युक्तियुक्त समय जो है वो 14 दिन का है। 14 दिन में आप उसका एक रिमाइंडर डालेंगे साहब आपको मैंने सो एंड सो कंप्लेंट इतनी तारीख को थ्रू रजिस्टर पोस्ट या थ्रू ईमेल आपको मैंने सेंड किया था और आपने अभी तक इस पर एक्शन नहीं लिया है, तो हम आपको रिमाइंडर दे रहे हैं कि इस पर आप एक्शन लें और नीचे अधोहस्ताक्षरकर्ता को इस बारे में इन्फॉर्म करें। और उसके बाद एक आरटीआई फाइल करें कि साहब मैंने जो आपको कंप्लेंट डाली और आपको जब हमने रिमाइंडर डाला उन दोनों की तो मेरे को सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। आपने उसको अपने स्कूल या आपके ऑफिस में आपने जहां उसको रिसीव किया उस रिसीव्ड जो रजिस्टर है जहां मेरी कंप्लेंट दर्ज की है आपने मिलना, उस रजिस्टर की कॉपी दें, उस संबंधित पेज की कॉपी दें। उस पर आपने जो नोट शीट चलाई उस कंप्लीट नोट शीट की कॉपी चाहिए और उसके बाद उसका कंक्लूजन आपने जो निकाला उसकी आप कॉपी दें। जागरूकता की बहुत सीधी सीधी बात यह है कि आप एक पर्टिकुलर वे में एक पर्टिकुलर चैनल से चल रहे हैं और पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आती है। सर बात ही आती है कि इस पर भी अधिकांश चांसेस में किसी तरह की कोई एक्शन नहीं करते। जैसे वानी सर कह रहे हैं कि 5 लोगों को ये बाल वाहिनी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कौन बच्चा कहाँ उतरेगा। बिल्कुल एक्यूरेट बात है सर आपकी। तो आप उनसे इंफॉर्मेशन मांगेंगे साहब आपने ये जो कर रखा उसके हमें कलर्ड उसकी फोटोकॉपी चाहिए और आपने जो इन्फॉर्म किया उस लेटर की कॉपी चाहिए। संबंधित एसपी भी दे देगा, ट्रैफिक वाले भी बोलेंगे साहब इन स्कूलों ने जो आपको इन्फॉर्म कर रखा है उसका कागज दे दें आपको इन्फॉर्म किया। उसके बाद आईपीसी में एक बहुत ही खूबसूरत सेक्शन है सर और एक अछूता सेक्शन छूटा हुआ पड़ा है जो इन सारे ऑफिसर्स की नाक में नकेल डालने के लिए काफी है। वो आता है 166A। बहुत छोटा सा है, 1 लाइन का एक सेक्शन है और बहुत अच्छा है वो इस लिहाज से कि उसका आगे का कॉन्सिक्वेंस मैं शेयर करता हूं आपके साथ कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट, एनी पब्लिक सर्वेंट जिसकी जिम्मेदारी है कोई भी काम करना, उसकी ड्यूटी का एक हिस्सा है, अगर वो उसमें कमी करता है या बिल्कुल नेग्लेक्ट करता है तो वह लोक सेवक के पदीय कर्तव्यों की लापरवाही के लिए दंड का भागी होगा। अब इसमें ज्यादा खूबसूरत सेक्शन ये इसलिए है कि संबंधित कोई भी न्यायालय उसको 2 साल तक की सजा दे सकता है लेकिन 6 महीने से कम की सजा नहीं दे सकता। यानी एडमोनिशन करके या सिर्फ जुर्माना करके किसी पब्लिक सर्वेंट को छोड़ा नहीं जा सकता, उसे पनिशमेंट देना ही पड़ेगा। क्योंकि आपने कंप्लेंट पुटअप करी, उसका आपने रिमाइंडर डाला, तो किसी तरह से ये बचने का चांस नहीं कि साहब हमें टाइम नहीं मिला या हमें इन्फॉर्म नहीं हुआ या हमें साहब कंप्लेंट पुटअप नहीं की गई। और युक्त समय जब आप रिमाइंडर डाल देते हैं तो 1 महीने का टाइम है। उसके बाद बहुत अच्छे से एक मौजू ये है कि अधिकांश तौर पे जो कार्यकर्ता होते हैं वो किसी एडवोकेट के पास जाते हैं तो वो एक लीगल नोटिस के लिए भी एक पैसा वैसा चार्ज करते हैं। तो आज मित्र सब जुड़े हुए हैं तो आपको एक बहुत कानूनी छोटी सी जानकारी मैं आपका साथ शेयर कर दूं कि हम लोगों को एक गलतफहमी रहती है कि साहब लीगल नोटिस जो है वो सिर्फ एडवोकेट दे सकते हैं। लीगल नोटिस का एक बहुत सिंपल सा मीनिंग है, आप इसको एक रूट
के हिसाब से समझें बेसिक तौर पे कि देश के किसी भी लॉ का कोई भी वायलेशन हुआ तो आप उस चीज के लिए किसी आदमी को चेता सकते हैं, एक तरह की वार्निंग है। अब एक बड़ा सा मौजूद, वानी सर आप एग्री कर रहे होंगे, तो सुन भी रहे हैं कि साहब हमारे पास ये सवाल आ जाती है कि अधिकांश तौर पे कई सारे ऑफिसेज पे मैंने भी ऐसा प्रैक्टिस में देखा कि वो लिखते हैं कि साहब आप तो फलां जिले के रहने वाले हैं, इस जिले से आपका कोई सरोकार नहीं है, तो इस बारे में आप, कई होते हैं सरफिरे, वो लिखते हैं कि आपका कोई सरोकार नहीं है, इसलिए से आपकी दरख्वास्त पे गौर नहीं किया जा सकता, ना आपका बच्चा यहाँ पर पढ़ता है ना कुछ और। सो एंड सो 2016 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस पेंडिंग था, अमानुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस। उस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया गया है कि कोई भी ऑफेंस यानी पब्लिक सर्वेंट अगर अपनी ड्यूटी बाउंड जो है उसको काम नहीं करता तो वो भी ऑफेंस की एम्बिट में, उसकी परिधि में आता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि पहले ये होता था कि जिसका कोई नुकसान हुआ वो कोर्ट आएगा, यानी लोकस स्टैंडाई जो है वो उस आदमी को हासिल है जिसके साथ कोई चीज अन्याय हुआ। बट अब हम उस डेमोक्रेसी में रह रहे हैं जहां पर कोई भी रॉन्ग एक्ट जो है वो किसी आदमी के खिलाफ नहीं, सोसाइटी के अगेंस्ट माना जाता है। इसलिए अगर आपको किसी खामी का, सिस्टम की किसी खामी का आपको पता चलता है जो कि लापरवाही में आती है, नेग्लिजेंस में आती है, तो एनीवन बोनाफाइड विद द फैक्ट्स इन द सोसाइटी कैन मूव टू द कोर्ट। बहुत सिंपल सी बात है, एक जिले में या पूरे स्टेट पर में, एक डिस्ट्रिक्ट में एक एग्जांपल सेट कर दीजिए, बाकी सारे अपने आप ही लाइन पर आ जाएंगे। तो बालवाइनी का इशू रहा। अब फीस का ये है कि ऑडिट की जिनको समझ है, नो प्रॉफिट नो लॉस के बेस पर सोसाइटी, रजिस्ट्रार सोसाइटी उसको रजिस्टर करते हैं। और डीओ जब आता है, वानी सर की बात को मैं कंटिन्यू करता हूं सर, आप थोड़ा सा टाइम की वजह से शायद शेयर नहीं कर पाए। जब किसी स्कूल को मान्यता मिलती है तो उसके लिए संबंधित जो डीओ होता है वो एक टीम अपॉइंट करता है। टीम में एक गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल रैंक का अफसर होता है जो उसका प्रिजाइडिंग अफसर होता है, और उसके साथ उसके असिस्टेंट्स होते हैं जो लेक्चरर लेवल के भी हो सकते हैं। वो उस स्कूल का भौतिक सत्यापन करने के लिए आते हैं। अब जो नॉर्म्स हैं स्कूल के लिए वो ये हैं कि स्कूल की जमीन जो उसको बॉडी चला रही है उसकी खुद की होगी, किराए की नहीं होगी। अगर किराए की है तो 3 साल के भीतर आपको उसकी जमीन अवाप्त करनी पड़ेगी। खेल का मैदान होगा, बिल्डिंग ऐसी होगी जिसमें सीढ़ियां होंगी, एक नहीं एक से अधिक जीने होंगे। आग लगने की कंडीशन में सेफ पासेस के लिए आप उसमें जगह बनाएंगे। आगे से एक गेट नहीं, पीछे से एक गेट होना भी जरूरी है। यानी खेल का मैदान भी स्कूल का खुद का होना चाहिए। फीस नो प्रॉफिट लॉस नो लॉस के बेस पर स्कूल को मान्यता मिलती है तो ऑडिट में ये चीज बहुत आसानी से पकड़ी जा सकती है कि साहब इन्होंने प्रॉफिट गेन किया है। अब बहुत सारी स्कूलों में जूते हैं, जुराब हैं, पेंसिल हैं, ड्रेस हैं, किताबों का बहुत बड़ा कारोबार जो ये लोग करते हैं। बहुत सारी स्कूलें तो इतने बेशर्म हैं कि स्कूलें जो ली है उनकी रिसीट तक दे देते हैं कि साहब ये स्टेशनरी इन्होंने यहाँ से ली है, आपको बेचने का लाइसेंस ही नहीं है। स्टेशनरी आप तब बेचेंगे जब आपके पास उस पर्टिकुलर उस चीज को सेल आउट करने का लाइसेंस हो, और ये स्कूल को मिल नहीं सकता क्योंकि उससे प्रॉफिट गेन होगा। तो ये रिसीट्स वगैरह जमा करा के आप कम से कम एक स्टेट में, एक जिले में एक केस एस्टैब्लिश कर दें, उसके बाद बाकी सब चीजें अपने आप सोल्व हो जाएगी। एक मित्र ने मान लीजिए, जैसे अब वानी सर कह रहे हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट में आप एक केस पुटअप कर दें, एक नजीर बन जाएगी, वो उस स्टेट के प्रत्येक स्कूल और प्रत्येक केस पर अप्लीकेबल होगी। एक जगह बाद दूसरी जगह सेम फैक्ट हैं, फैक्ट के बेस पर, फैक्चुअल मैट्रिक्स पे दूसरी जगह उसका इलाज अपने आप हो जाएगा। और अगर एक स्टेट में हुआ तो दूसरे स्टेट में वो एप्लीकेबल हो जाएगी। तो लीगल हमारे पास रेमेडी है, बशर्ते कि उसको सही ढंग से हम इस्तेमाल करें। और आरटीआई इतना पावरफुल वेपन है सर कि फंडामेंटल, जैसे अपन आरटीई की बात करते हैं तो आरटीई गवर्न होता है संविधान के अनुच्छेद 21 से, यानी फंडामेंटल राइट, जीवन जीने का अधिकार, शिक्षा भी उसके अंदर इंक्लूड होती है। हम लोग गलती क्या करते हैं कि आरटीआई जब पुटअप करते हैं तो उसे एक नॉर्मल वे में पुटअप कर देते हैं, तो फिर 30 डेज का टाइम एंड लैशेज, और उसके बाद वो आगे बढ़ता रहता है। बेहतर होगा कि कोई भी साथी अगर एजुकेशन से रिलेटेड किसी इशू पर कोई भी आरटीआई पुटअप करे तो सेक्शन 7 का उल्लेख करे कि साहब ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित सूचनाएं हैं, इससे व्यक्ति या व्यक्तियों या बच्चों के जीवन जीने के अधिकार जो आर्टिकल 21 के तहत प्रदत्त है निकट रूप से संबंधित है, और इस कंडीशन में आपको 48 आवर्स में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और नहीं देते हैं तो 48 आवर्स के बाद
आप उसे पुटअप करें। भवानी सर, SSOID जो आजकल चल रही है राजस्थान में, तो अधिकांश स्कूल में उसमें ऑनलाइन कर दी गई है, उसमें अलाइन हो गई है। मैं अभी सुबह ही देख रहा था, कुछ मैंने भी पेंडेंसी है मेरी, तो वो चल रही हैं। और बहुत सारे इस बारे में डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे मैंने भी हासिल किए हैं स्कूलों में। जैसे एम्प्लॉइज का क्या है, एक बड़ा सा मौजू है गवर्नमेंट स्कूल्स का। हम ये देखते हैं कि स्कूल की टाइमिंग तो है 7:30 बजे, और महाराज चले आ रहे हैं गाड़ी लेके 8 बजे। स्कूल की छुट्टी हो जाती है 1 बजे, महाराज भाग गए 12 बजे, और रजिस्टर्स में हर तरह की फोर्जरी करती है। तो मित्रों के साथ मैं कुछ लॉज शेयर कर रहा हूँ। बहुत आसान सी चीज है, आपको ये पता चले कि हैबिचुअल है कोई आदमी जो लेट आता है, और आप उसे PTM में, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है या संबंधित प्राचार्य है, उसको आप बिल्कुल रिटर्न में इस बारे में कंप्लेंट देंगे, साहब हमारे ये देखने में आया है कि ये आपके जो स्कूल है इसमें फलान टीचर एंड फलान अथॉरिटी जो है, डेजिग्नेशन वाला आदमी रोज लेट आता है और हम इसे वॉच करते हैं, इस बारे में एक्शन लें। अगर वो एक्शन नहीं ले तो 166A में तो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, बट उसकी वीडियोग्राफी कर लें। अब लॉ ये कहता है कि सरकारी रिकॉर्ड है उसमें वो फैक्ट रखा जाएगा जो कि ट्रू हो। मान लीजिए आपके पास आपकी कंसर्न स्कूल के एक आदमी की 2-3 दिन की वीडियो है जिसमें वो आदमी रोज 8 बजे स्कूल में एंटर करता हुआ आप रोज देखते हैं। स्कूल में जाके वो सिग्नेचर अटेंडेंस शीट पे साइन करेगा, 7:30 AM आने का टाइम सिग्नेचर मारेगा और आउट टाइम 1 बजे का डालेगा। तो गवर्नमेंट जो रिकॉर्ड है उसमें उसने आधे घंटे की टाइम की चोरी कर ली। देखिए, मैं बहुत सारे एडवोकेट्स हैं मेरे साथी होंगे बहुत सारे, तो उसमें मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड में अगर आपने टेम्परिंग करी है तो IPC में बहुत पावरफुल सेक्शन है 466 टेम्परिंग ऑफ गवर्नमेंट रिकॉर्ड। और उससे अगर उसने किसी तरह की मूवेबल या इमूवेबल, यानी इसमें सैलरी मिल रही है, तो सेक्शन 467 लग जाती है और 471 लग जाती है, और उसमें उम्र कैद की सजा के प्रोविजन है। राजस्थान के चूरू जिले में तारानगर थाने में मेरी FIR संख्या 64/2017 दर्ज है। उसमें ऐसा ही हुआ था कि एक टीचर स्कूल में गैर हाजिर था, हॉस्पिटल में इलाज करा था, 250 किलोमीटर उसने अपने आप को प्रेसिडेंट दिखा के सैलरी उठाई। पुलिस ने पैसे देके उसमें 3 बार FIR लगाई, मैंने रीओपन करवाई, और इस टाइम कोर्ट में कॉग्निजेंस लेकर उसे 420, 65, 67, 68, 71 में अरेस्ट वारंट से तलब कर रखा है। एग्जाम्पल मैंने सेट किया है, मैं शेयर कर दूंगा आपको। और उसमें हालात ये हो रखी है कि अब हम ऊपर वाली कोर्ट में इस चीज के लिए लड़ रहे हैं कि साहब उसका कंसेंट प्रिंसिपल भी आना चाहिए। 3 बार जिन पुलिस अधिकारियों ने गलत इन्वेस्टिगेशन किया, टेंटेड इन्वेस्टिगेशन, उनको भी लीजिए। नीचे वाली कोर्ट ने गलती कर दी तो हम उनको जोड़ने के लिए लड़ रहे हैं। 7 तारीख को उसका फाइनल डिसाइड होना है, ADG कोर्ट डिसाइड करेगी राजगढ़, तो मैं शेयर करता रहूंगा। तो ये एक एग्जाम्पल सेट करने की बात है सर, आदमी को लड़ना पड़ता। आपने बहुत एक बड़ी बात। जी आप पूरी कीजिए अपनी बात। तो मेरा ये है सर कि एक प्रॉपर वे में सिंपल एक RTI एक वो चीज है जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, आप उसके कॉन्सिक्वेंस के बारे में भी ध्यान रखें। मेरी ये जो सारी मैं बात कर रहा हूं वो उसमें आती है। अगर ये तो था गवर्नमेंट का हिसाब, आपको सीधा सीधा ही आ गया। समटाइम्स प्राइवेट स्कूल की आपको इस तरह की गलती समझ में आती है कि साहब ये फीस का निर्धारण ऐसे किया, या इन्होंने स्टेशनरी बेची, या ड्रेस देने के लिए बाउंड किया, या आपने उसको एक ही जगह पूरे शहर में वो मिल रही हैं, 3 दुकानें होनी चाहिए, उसका उन्होंने पालन नहीं किया। इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं उनका एक ही पनाश के एक ही रामबाण इलाज है कि उसके संबंधित DO को आप इस बारे में इन्फॉर्म करें, 14 दिन में रिमाइंडर दें, और रिमाइंडर नहीं दिया, रिमाइंडर देने के बाद भी इस बारे में कोई एक्शन नहीं हुआ और आपने उसमें मांग की है कि एक्शन ले, मुझे सूचित करें, तो अगर आपको वो सूचित नहीं भी करता है तो आपके राइट को मारता है, तो एक 166A IPC में एक कंप्लेंट कंसर्न कोर्ट में पुटअप कर दीजिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं स्टेट के लिए केस बन जाएगा। और ये बहुत लंबी चौड़ी चीजें नहीं होती। आदमी को हमारे साथ अन्याय इसलिए होता है कि आपको राइट्स नहीं पता। युक्त फीस क्या है कि साहब नो प्रॉफिट नो लॉस में है, तो आपकी जितनी लागत लगी है उसमें बच्चों की संख्या का भाग दे दीजिए, उसमें से वो निकाल दीजिए जो RTE में आए, क्योंकि उसका तो फीस आपको लगी नहीं है। उसके बाद जो फी आई है वो हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। ऑडिट की जो समझ रखें उसको आपको इस बारे में साथ लेना पड़ेगा। चूंकि मैं ऑडिट की समझ नहीं रखता तो इस बारे में मैं कोई ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता। बाकी साथी इस बारे में होंगे, वो कैरी ऑन करें। मेरा आज का मैं 2 बात कहता हूँ, आप सुनिए। ताराचंद जी सर, भवानी जी देवेंद्र सक्सेना अर्ज कर रहा था। सक्सेना जी एक मिनट जी। ताराचंद जी, जैसे कि हमारे जो गेस्ट है पराशर जी ने एक सवाल जो खड़ा किया कि CBSE की 2 बोर्ड और 2 मान्यताएं चल रही है,
CBSE। हाँ जी सर। मैं सुन पा रहा हूँ। ताराचंद जी, आप अनम्यूट रहें और हमें बताएं कि जो हमारे साथी पराशर जी ने जो मुद्दा उठाया है, CBSE की 2 मान्यताएं हैं, बोर्ड हैं, इस पर आपके क्या विचार है और इस पर क्या कानूनी पक्ष बनता है? अंकल वो अभी एक इमरजेंसी। माफ कीजिएगा सर, मैं उस दौरान थोड़ा सा कोई फोन आ गया था मेरा, तो मैं उसको पूरा सुन नहीं पाया जी। तो अगर इन शॉर्ट वो समाप्त हो जाए 1 मिनट, तो 1 मिनट में बता पाऊंगा मैं आपको। शिवदत्त पराशर जी जो स्पोर्टमैन हमारे साथ जुड़े थे आज, पाराशर जी उन्होंने प्लीज आप 1 मुद्दा मिनट में उठाया। समाप्त कर दें। मैं आपको थोड़ी देर के बाद लेता हूँ। देवेंद्र सक्सेना जी, आप क्या सवाल कर रहे थे? हाँ नहीं, मैं बस ये जो अभी ताराचंद जी ने बात कही थी और शिवदत्त जी ने जो बात कही थी, मतलब कि हम लोगों को ये भी चीज पे मतलब क्या करना चाहिए और कैसे होना चाहिए, इस पे भी थोड़ी चर्चा चाह रहा था मैं। तो जैसे भवानी जी बैठे हैं, बिल्कुल। ताराचंद जी बैठे हैं, तो इस पे हमारे को थोड़ा जानकारी दें इस पे। एक्चुअली क्या है सर कि हमें सबसे पहले पूरे मुद्दों का मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि ये टॉपिक छोटा नहीं है, इस पर हमको लंबे समय तक काम करना है। और बिल्कुल इसलिए सर। मैं जो है, और भी जो बाकी साथी हैं, जो अगर हमें फीस के संबंध में कुछ और बात रखना चाहते हैं या उन्होंने कोई एक्शन लिया हुआ है, उनको मैं वापस सुनना चाहूंगा। हमारे साथ एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी, प्लीज अपने मोबाइल को अनम्यूट करें। और कोई साथी अगर इस पर कोई अपनी बात रखना चाहता है तो वो बताएं। आप सभी साथी सबसे पहले निजी स्कूलों की बैलेंस शीट निकलवानी शुरू कीजिए। सबसे पहला एक काम कीजिए। इसके अतिरिक्त जिन स्कूलों को जिन जिन शर्तों पर जिला शिक्षा अधिकारी ने मान्यता दी है, वो पत्रावली आप बाहर निकलवाना शुरू कीजिए। आपकी 90% समस्या यही खत्म हो जाएगी। उसके अंदर सारी चीजें स्पष्ट दी हुई है। और राजस्थान में तो मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूंगा कि जब भी मान्यता देते हैं तो एक शपथ पत्र साथ में संलग्न प्रस्तुत करते हैं कि हमारे निजी स्कूल के 1 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर के दायरे में कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है। इसी शर्त पे उनको मान्यता भी मिलती है। मैं इस बारे में कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसा शपथ पत्र दिया जरूर जाता है और ऐसा नियम है। और सही कह रहे हैं सर आप। मैं कुछ बोलना चाह रहा था। मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों से अनुबंध किया जाता है, सरकारी शासन जो जिनको मान्यता देती है उनको 500 रुपए के स्टैंप पे। आपने पूरी बात समझ नहीं आई महेंद्र जी, आप फिर से बोले, आपने क्या बोला? मध्य प्रदेश में जी मध्य प्रदेश में जो भी प्राइवेट स्कूल खोलने के पहले वो शासन को अपनी ओर से अनुबंध पत्र 500 रुपए के स्टैंप पे बना के देते हैं कि हम लोग आपकी जो शासन की जो शर्तें है वो सारी चीज मान्य करेंगे, जो RTI धारा 22 के अंतर्गत आती है शिक्षा विभाग की। ठीक, धन्यवाद। कोई साथी बोलना चाह रहा था। हाँ जीवन जी, अब मैं आपको बताता हूँ एक बात और महत्वपूर्ण। भवानी जी, मैं आपको लास्ट में लेना चाहूंगा ताकि हमारे पास और जो मित्रों के प्रश्न हैं और मुद्दे हैं, आप जी लास्ट में इसका कंक्लूजन दीजिएगा। 1 मिनट का समय लेना चाहूंगा जी। ऋषिकेश से जी कहें सर। RS नामदेव दूसरे की ID से बोल रहा हूँ, माफी चाहूंगा। जी कहें सर। सर हमारे यहाँ ये समस्या है, उत्तराखंड में हमारे साहब भी जुड़े हुए हैं। समस्या ये कि स्कूल की बैलेंस शीट या अन्य चीजें तो हम तब निकलवाएं जब वो उस स्कूल की मान्यता हो। हमारे यहाँ 3 स्कूल प्रॉपर ऋषिकेश में ऐसे हैं जो हाई स्कूल की मान्यता लिए हुए हैं और इंटर तक चल रहे हैं। तो अब हम उनकी बैलेंस शीट का क्या करेंगे? इतनी हमारे पास बुद्धि है नहीं कि हम कुछ आगे कार्यवाही कर सकें या सक्षम नहीं है, ये कुछ भी कह दीजिए। तो उसमें थोड़ा सा ये आपका टॉपिक है तो शायद इसमें भी कोई महानुभाव विचार रखें कि उसके लिए हमें क्या करना है। बिल्कुल नामदेव जी, आपके प्रश्नों को हम आगे हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं उनसे हम लेंगे और भी जो प्रश्न हैं हम उसको पहले कंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। आज का जो कार्यक्रम है मोस्टली 11:30 बजे तक है और हम बहुत ज्यादा से ज्यादा इसको हमारे वरिष्ठ साथियों के जुड़ने तक शामिल चला सकते हैं, लेकिन चूंकि समय कम है इसलिए मैं पहले साथियों के क्वेश्चन में ले लेता हूं ताकि हमारे वरिष्ठ साथियों से इसका कंक्लूजन लिया जा सके। ठीक है सर, थैंक्स सर। नरेंद्र सिंह राजपुरोहित। मैं ताराचंद जी से एक सवाल था मेरा कि जो आर्टिकल 21 का अपन मेंशन कर सकते हैं क्या इसमें? शिक्षा विभाग में RTI लगाते हैं तो आर्टिकल 21 का
बिल्कुल लगा सकते हैं, ये फंडामेंटल राइट से गवर्न होती है एजुकेशन। मेंशन कर सकते हैं आरटीई ना का आवेदन जो में। भी चीज है, नरेंद्र जी, जो आपने बात करी है, शिक्षा का अधिकार हमको आर्टिकल 21A से मिलता है, जो जीवन का अधिकार है, और जीवन इसमें के मेंशन कर सकते हैं ना आरटीआई आवेदन में। उपयोग आप कर सकते हैं, पर आरटीआई से संबंधित और भी विषय की जानकारी आपको नेक्स्ट सेशन में मिल जाएगी नरेंद्र जी। अभी नहीं जो नहीं, बहुत टॉपिक है, प्लीज थोड़ा हेल्प कीजिए, कोऑर्डिनेट कीजिए। मुझे जो अभी का मुद्दा है, चूंकि जो आज हमारा मेन मुद्दा है, क्योंकि हम लोग अपने पूरे कार्यक्रम में नहीं ले पा रहे हैं आज, तो जो हमारा मेन मुद्दा है और प्राइवेट स्कूल, इससे रिलेटेड हम साथियों को और सुनेंगे और उनके प्रश्नों का जवाब बाद में हम वरिष्ठ साथियों से लेंगे। तो जीवन जी, आप कुछ बोल रहे थे। जीवन कुमार जी झारखंड से हैं हमारे साथ जी। मैं झारखंड से, रांची से हूँ। मैं एक जानकारी देना चाह रहा था कि मैं इधर कुछ आरटीआई डाला था स्कूल से लेकर के प्राइवेट स्कूल्स में। तो यहाँ मुझे जो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मैं डाला था, यहाँ तो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो प्राइवेट स्कूल जो चल रहे हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, बड़े तो नहीं लेकिन छोटे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ करीब करीब 70% ऐसे स्कूल हैं जो ऐसे चल रहे हैं बिना किसी संस्था से रजिस्टर्ड, मतलब पूरी तरह से इलीगल हैं। और जो हमने बीएससी और डीयू को इसकी जानकारी दी तो भी बात को टाल गए। एक्चुअली मैं भरबल उनको कहा तो एक्चुअली वो बात टाल गए। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि मतलब जो नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब हो गया क्या कि फुल प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं और किसी भी संस्था से वो संचालित नहीं। जी सर, देवेंद्र जी, लगभग सभी जगह है। इस पर सबसे वैल्यूएबल चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक मिनट ताराचंद जी, प्रश्न ले लेता हूँ। ताराचंद जी, लास्ट में आप कंक्लूजन सबके लिए दीजिएगा एक साथ। देवेंद्र जी। हाँ जी सर, कहें आप। राजकुमार कौशिक बोल रहा हूँ दिल्ली से। कौशिक जी कहें। नमस्कार। बड़ी खुशी हुई कि आपने दूसरी बार टॉपिक रखा। बेसिकली क्या था कि मैंने भी आरटीआई डाली थी रिगार्डिंग एजुकेशन में ही दिल्ली में। तो बेसिकली मैंने जब उनसे, क्योंकि दिल्ली सरकार ने मना किया था कि आपकी कोई भी एनुअल चार्जेज प्लस आपका डेवलपमेंट चार्जेज नहीं लेंगे, परंतु उन्होंने उसके बाद भी वो डेवलपमेंट चार्ज लिया, एनुअल चार्जेज लिए, बाकायदा फीस पर लिख के दिया। मैंने यहाँ के जो डीओ थे, मैंने डीओ से बात की तो उन्होंने कहा आप रिटर्न में डालिए उस चीज के लिए। जबकि मैंने आरटीआई डाल के पूछा था इस चीज के लिए तो आरटीआई में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। और फीस जबकि केंद्र राज्य सरकार ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा था कि कोई भी फीस बढ़ाएंगे नहीं, परंतु उसके बावजूद ही इन्होंने फीस बढ़ाई। मैंने 3 वर्ष तक फाइटिंग की, फीस तो खैर रुक गई उस चीज के लिए, परंतु एनुअल चार्जेज और डेवलपमेंट चार्जेज आज भी पीछे पड़े हुए। मैंने जमा नहीं किया अभी तक। बहुत लोग पेरेंट्स से जमा किया हो, पर मैंने जमा नहीं किया अभी तक वो चीज के लिए। तो उसके लिए ताराचंद जी से मैं एक तो उनका कॉन्टेक्ट नंबर ताराचंद जी का, ताकि आगे हम कंसल्ट कर सके उस चीज वो ग्रुप में डाल देंगे सर। और आप सब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जो ऑलरेडी हूँ मैं। आपको शिक्षा के लिए पर्टिकुलर हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें हम सभी साथियों को लिंक अभी दे देंगे थोड़ी देर में। जिनको इस क्षेत्र में काम करना हो वो उसमें जुड़ सकते हैं। अक्षय गोस्वामी जी, आप भी दिल्ली से हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अक्षय गोस्वामी जी। सर मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी आ रही है, कहें। हाँ सर, अग्रवाल जी आवाज मेरी आ रही है आपको? अनिल त्रिवेदी जी कुछ बोलना चाहते हैं, सेक्रेटरी हैं, उनसे सुनिए। अग्रवाल जी, गोस्वामी आवाज क्लियर है? हाँ सर आवाज क्लियर है, बोलिए। सर मेरा ये कहना था कि जो मोटो आप लेके चलिए ना, उसके मुद्दे से शायद मैं समझता हूँ कि हम कहीं ना इधर उधर जाने शुरू कर दिया है। राइट टू एजुकेशन, पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने जो ग्रुप आपने स्टार्ट किया है उसके लिए थैंक्स। और ये सभी चीज की आज हर एक आदमी की जरूरत है। तो मेरा अपना एक रिक्वेस्ट था कि जो भी प्रॉब्लम है, जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, वो सबसे पहले एक ग्रुप में वो चीज शेयर करें कि आप लोगों के नियर बाई जो भी स्कूल्स है उनमें इस तरह की चीटिंग होती है और ये फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड हो जाती है। पहला स्टेप ये होना चाहिए सबके दिमाग में कि ये चीजें हम पूछेंगे, तब हमें पता लगेगा कि जो गवर्नमेंट को इन्होंने एफिडेविट दिया है या गवर्नमेंट की गाइडलाइन को ये प्राइवेट स्कूल फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और इनको फॉलो कराने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि मैंने फाइल की, आपने फाइल करी, किसी और ने फाइल करी, हम ऊपर के लेवल पे जा रहे हैं। अभी जो टॉपिक है, मेरा ऐसा मानना है कि हमें ग्राउंड से एक चीज बताई जाए, जिसको नहीं भी नॉलेज है, कम जानकारी है, कि आपको इस एजुकेशन से रिलेटेड शिक्षा का अधिकार सबको दिलवाना। और हम कोशिश इस तरह से करें
कि जिन लोगों को इसकी डीपली जानकारी है वो इस तरह से गाइड करें कि देखिए आपके पास में देखिए कितने स्कूल प्राइवेट हैं या सरकारी है, उनमें ये सुविधा पहले आप डालें कि उनमें जो प्रॉब्लम या जो सुविधा सरकार के हिसाब से देनी चाहिए वो लोगों को, आम पब्लिक को नहीं दे रहे हैं, उसका मिसयूज कर रहे हैं, तो उसके लिए गाइड करें कि आप ये चीज पूछें पहले स्टेप में, तो उससे क्लियर हो गया है कि ये स्कूल ये सुविधा दे रहा है, ये नहीं दे रहा है। उसके बाद में ये नहीं दे रहा है तो आगे का स्टेप क्या है? मेरा ऐसा मानना है कि शायद ये बेस होना चाहिए। गोस्वामी जी, हम लोग बेसिक्स पर भी काम करेंगे और हम कर भी रहे हैं। आप ग्रुप में जुड़े रहें, बने रहें, हम आपको उसमें आगे मार्गदर्शन मिलता रहेगा। प्रणेश जी त्रिवेदी कुछ बोलना चाहते हैं, उनको सुनिए। हेलो अग्रवाल जी, मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ सभी से। हाँ सर 1 मिनट, हम पहले साथियों का एक बार प्रश्न ले लेता हूँ सबका। सर मैं कुछ बोलना चाहूंगा सर। शंकर पोल जी, आपका प्रश्न क्या था या कुछ कहना चाह रहे थे मेरा आप? प्रश्न ये था सर कि मैं 24/2021 को थाने में लगा था, थाने से जानकारी मांगा हूँ सर, अभी तक नहीं मिला है। मेरे से इनकार कर दिए थे सर। सर ये आपका अभी नेक्स्ट सेशन में हम आधे घंटे के बाद आपके प्रश्नों को लेंगे। आधे 1 घंटे के बाद हम आरटीआई का विशेष टॉपिक हमारा 11:30 बजे से 1 बजे के बीच रहेगा। हम आपके प्रश्नों को वहां पर ले लेंगे, आप बने रहें। थोड़ी देर के बाद मैं आपके प्रश्नों को लेता हूँ। शशि कुमार शुक्ला जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो जी, हेलो जी, मैं गांधी कुछ कहना चाह रहे हैं? सोनभद्र से सर। जी कहें। हेलो जी कहें सर। लक्ष्मण सिंह जी बताएं। मैं ये जानना चाहता था कि जैसे एलकेजी में यूकेजी में बच्चों का एडमिशन होता है, तो क्या ये सीबीएसई बोर्ड में ये है कि उनके अभिभावक का इंटरव्यू होगा या उनको खड़ा रहना पड़ेगा? जी नहीं, इस पर बिल्कुल रोक है और ऐसा बिल्कुल कोई स्कूल नहीं कर सकता है। अगर करता है तो कानूनन अपराध है। इस पर सजा के प्रावधान भी एक्ट में क्लियर दिए हुए हैं। लेकिन ओके सर, लेकिन मैं देखता हूँ अक्सर कि वो लिखते हैं कि वो आप अपने बच्चे को अगर ऐसी कोई बात आपके सामने आती है तो प्लीज हमें साझा करें। ऐसे स्कूलों के लिए हम बिल्कुल काम करेंगे कि उनके विरुद्ध, और ये बहुत ही चिंता का विषय है अगर ऐसा है। देवेंद्र सक्सेना जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? लक्ष्मण सिंह जी हमारे बीच में है, अजमेर से कौन से हैं और बड़े अच्छे जागरूक व्यक्ति हैं। ये कुछ कहना चाह रहे थे, उनको उठा रख के। नमस्कार लक्ष्मण सिंह जी, प्लीज आप अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। अनम्यूट करें लक्ष्मण सिंह जी, अनम्यूट करें। आपका मोबाइल अनम्यूट करें, पहले अनम्यूट करें आपका मोबाइल। जब तक मैं गांधी जी बहुत देर से हमारे साथ एम गांधी जी हैं, रखना चाहते हैं एम गांधी जी? सर मैं अपना प्रश्न रख दिया, वो एलकेजी और वाला प्रश्न ही था मेरा। ओके सर। हाँ लक्ष्मण जी, नमस्कार सर। आवाज। नमस्कार जी, नमस्कार जी, बताएं सर। चीज तो ये कि आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, और बहुत अच्छा लगा मुझे। एक जागरूक मंच से आज मैंने बातचीत कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऑल ओवर इंडिया से जुड़े हुए लोग हैं। मैं छोटा सा मेरा परिचय दूंगा। कंज्यूमर राइट्स, ह्यूमन राइट्स पे 2004 से वर्क कर रहा हूँ और गवर्नमेंट योजनाओं पे वर्किंग है। जिस मुद्दे बात कर रहे हैं उसमें मैं काफी कुछ जानकारी रखता हूँ जो आरटीआई से संबंधित आप लोग बात कर रहे हैं। फीस की प्रॉब्लम है प्राइवेट स्कूलों में, इसका क्या समाधान आप देखते हैं? सर सिंपल सा ये है कि जब तक इन्हें सरेंडर नहीं करेंगे स्कूलों को, और राजस्थान बोर्ड से रिलेटेड सभी लोगों को, इन लोगों को बाकायदा सरेंडर, गवर्नमेंट से सरेंडर स्कूलों को करना मेरे तरफ से तो इनका यही हल होगा कि जब तक इन्हें खुद को ये नहीं महसूस हो जाए कि यार अब कोई अभिभावक गण जागरूक हो तक एक तरीके से शोषण करते रहेंगे। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद सर, और आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमें मार्गदर्शन देते रहें। मैं अब जो हमने अभी तक जो प्रश्नों का कंक्लूजन जितने इकट्ठे किए हैं, अब उससे हम अपने वरिष्ठ साथियों से इस पर मार्गदर्शन ले लेते हैं। शंकर जी, आप अपना मोबाइल अनम्यूट कर लें और शेष साथी अपने
मोबाइल को म्यूट रखें ताकि हम जो है कंक्लूजन की तरफ जाएं। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है अभी कार्यक्रम को करने के लिए। प्रणेश त्रिवेदी आप कुछ बोलना चाहते हैं? थोड़ा सॉरी, एक बार मैं पनेश त्रिवेदी जी को एक बार बोलना चाहूंगा। पनेश सर मैं भूल गया था, सॉरी, आपने मुझे बोला भी था। नहीं, कोई बात नहीं सर। आवाज आ रही है सबको मेरी? जी। मैं आपको अपना परिचय, सबसे पहले सभी वरिष्ठ साथियों को अपना परिचय दे दूं। मैं रायपुर जिला छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूं और आप सबको सादर प्रणाम करता हूं और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। मेरा एक छोटा सा सुझाव है आप सभी के लिए। आप उसमें अपने अपने विचार रखें और मुझे भी अवगत कराएं इन सब चीजों से। मैं ये चाहता हूं कि आज अपन लोग तो सब लोग मीटिंग कर लेते हैं, एक दूसरे को समझ लेते हैं, सब लोगों को उसका सुझाव भी देते हैं, लेकिन क्या होता है सबसे आखिरी में प्रॉब्लम फेस करने के लिए कहाँ पर आती है? वो प्रॉब्लम ये आती है कि जो आम अभिभावक है वो अपने काम में इतना उलझा हुआ है कि वो ये सारी चीजें नहीं कर सकता है। तो उसके लिए मैं छोटा सुझाव देना चाहता हूँ कि हम सभी मिलकर जहां पर जो व्यक्ति काम कर रहा है या जो व्यक्ति जहां से भी जुड़ा हुआ है, हम सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर सभी लोगों को जोड़ने का काम करें। जोड़ने के बाद में उन लोगों को पर्टिकुलर सारी जानकारी मीडिया के माध्यम से। 1 मिनट सर, आप अपना माइक म्यूट करेंगे? सब म्यूट रहे, 2 मिनट रुकिए। हाँ, कहें पनेश जी, आप कंटिन्यू करें। तो मैं ये चाह रहा था कि एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जिसमें आरटीआई से रिलेटेड सारी जानकारी अपन जो नॉर्मल अभिभावक हैं उन लोगों को दे सकें और उन लोगों को जागरूक कर सकें। दूसरी चीज ये कि अगर कोई भी पालक कहीं पर भी पीड़ित होता है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कोई सा भी स्टेट हो, तो अगर हमारे पास इन सब लोगों के नाम और वो सारी चीजें रहेंगी तो हम संबंधित पालक कहीं का भी हो तो हम उनको हैंड ओवर कर सकते हैं और उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका निराकरण प्रॉपर वे पे कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों के पीछे हम अगर ये सोचेंगे कि हम सारी चीजें उन लोगों को बगैर किसी भेदभाव के अपन करना भी चाहें, तो क्या होता है कि जनरली देखने में यही आता है कि कुल मिलाकर अभिभावक आगे नहीं आ पाता। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये आता है कि अभिभावक जाके अपने काम धंधे को छोड़ के जाके स्कूलों में लड़ नहीं सकता और उसको इतनी जानकारी होने के बाद में भी, सक्षम बनाने के बाद में भी वो कभी जाकर वो लड़ाई लड़ने की चेष्टा नहीं करेगा। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया जाए जिसमें सारी की सारी सुविधाएं अपन उनको मुहैया कराएं, लेकिन उन सारी चीजों को मुहैया कराने के पीछे भी अपना कुछ उद्देश्य होना चाहिए और संबंधित पालक का भी उद्देश्य पूर्ण रूप से होना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि जो स्कूल फीस समिति की जो अपन बात कर रहे थे सारे के सारे मिलके, यहाँ पर देखने में यही आया है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से आरटीआई को लेकर किसी भी प्रकार की कोई संवेदना उनके मन में नहीं है। जितने भी आरटीआई लगाए जाते हैं या कोई पालक लेकर जाता है तो ये लोग क्या है, आंख बंद करके, मुंह नाक बंद करके अपना काम करते रहते हैं और अभिभावक को भी परेशान करते हैं और अभिभावक 4-5 चक्कर लगाने के बाद में थक जाता है। तो मैं ये चाहता हूं कि अपन कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट जो हैं, वो जो एसोसिएशन के लोग हैं, वो जो प्रॉपर वे पे काम कर रहे हैं शिक्षा के संबंध में, उन लोग कम से कम हर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके ये अवगत करा दें जिला शिक्षा अधिकारी को कि इस तरीके की कोई भी समस्या अब नहीं आनी चाहिए, ताकि उस पर दबाव बनाया जा सके और कलेक्टर महोदय या जितने भी बड़े अधिकारी वर्ग हैं उन लोगों को भी इस सारी चीजों से अवगत करा दिया जाए। और जहां पर भी किसी के साथ गलत होता है तो उसको अपने प्लेटफॉर्म पे, जैसे फेसबुक है, मीडिया के माध्यम से या किसी भी तरीके के। जी पनेश जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं और मैं आपकी बात को बहुत ही स्पष्ट और छोटे तौर पे अपने सभी साथियों को रख देता हूं कि आप जहां से हैं, आप उन क्षेत्रों में जितने भी स्कूल्स हैं और वहां पे जितने भी पालक एसोसिएशन हैं, अभिभावक संघ है, उनसे जुड़ने का और जोड़ने का प्रयास करें और अपने आसपास या अभिभावकों की और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए आप सेपरेट ग्रुप्स बनाएं, ताकि हम एक ज्यादा से ज्यादा संगठित तौर पर हम नेशनलाइज लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपनी बातों को रख सके। बिल्कुल अच्छे से हम अपनी बातों को मजबूती से रखेंगे, वो बातें को रखने में काफी सहायता होगी।
अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, फाइनल मुद्दे की बात जो अभी तक हो रही है, सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ, जहाँ तक स्कूल की काली कमाई की बात है, तो ताराचंद जी एडवोकेट सर, मैं आपका ध्यान विशेष तौर पर आकर्षित करना चाहूंगा। आप इस बात को सभी समझे कि 2 नंबर की काली कमाई कैसे जनरेट होती है इन स्कूलों की, जिसका कोई हिसाब नहीं होता। अच्छे से समझना, मैं सिर्फ 60 सेकंड लूंगा। मैं स्कूल का नाम लेता हूँ सेंट्रल एकेडमी जोधपुर, जिसकी पाली जोधपुर और जयपुर में मिलाकर कुल 5000 बच्चे होंगे और 7 से 8, 10, 12 ब्रांच होगी, इससे कम तो इसकी ब्रांच नहीं है। अब आप एक बात को समझिए कि सरकार ने जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है वो तो 160-70 रुपए का है एनसीईआरटी का, लेकिन ये निजी प्रकाशक की किताब सेलेक्ट करते हैं जिनकी कीमत होती है 350-450 रुपए। फर्क क्या होता है कि सरकारी स्कूल कहती है कि 1 आम और 1 आम बराबर 2 आम, और निजी प्रकाशक क्या कहता है कि 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल इक्वल टू 2 एप्पल। बात तो वही है। सरकार कैसे बेवकूफ बनाती है, एनसीईआरटी बेस्ड पाठ्यक्रम, ये नहीं कहती एनसीईआरटी की किताब, एनसीईआरटी बेस्ड पाठ्यक्रम, इसका फायदा उठाकर निजी प्रकाशक किताब लगाते हैं। और निजी प्रकाशक की ऐसी कोई भी किताब नहीं है जिस पर स्कूल को कमीशन नहीं मिलता हो। शुरुआत में इन स्कूलों का कमीशन 50% से लेके 80% तक होता है। अब क्या होता है, मुद्दे की बात आप सुनिए, 2 बात मैं आपको कहूंगा। कोई भी अभिभावक किसी भी बच्चे की, चाहे नर्सरी से लेके 9वीं तक, 10वीं 11वीं तक बच्चे की निजी प्रकाशक की किताब खरीदता है, 4000 रुपए से कम किसी का भी सेट नहीं आता है 4-4.5 रुपए से। ये बात तो एकदम सही है। अगर उसके अंदर 50% भी कमीशन जोड़ दिया जाए तो कमीशन होता है 2000 रुपए। तो साहब, अगर किसी स्कूल में जैसे सेंट्रल एकेडमी के 5000 बच्चे हैं तो 2000 इंटू 5000 कितने हुए साहब? ये जो पैसा जनरेट हो रहा है ये पैसा ब्लैक का है। इसका कारण ये है कि कोई भी अभिभावक किताबों का बिल कभी दुकान से खरीद के लाता ही नहीं है। अगर वो लाता है तो उसपे सिर्फ केस लिखा होता है और आपके जाने के बाद उसको फाड़ दिया जाता है। किताबों पर कोई जीएसटी होता ही नहीं है। ये 2 नंबर की कमाई जो जनरेट होती है किसी को पता ही नहीं लगती, और ये इतनी कमाई है कि इसके अंदर सरकार एक दिन में 1 राफेल खरीद सकती है। ये अलग बात। इसके दूसरी बात, किताबों की जो इनकी काली कमाई है वो तो कमाई आती है इनकी यहाँ तक। इसके अतिरिक्त इनकी एक और बात है जो आप मुझे 1 मिनट का समय दे, सोचने दे, मैं आपको बताता हूँ कि दूसरी और काली कमाई इनकी कैसे जनरेट होती है। आपको नेक्स्ट में लेता हूँ। मैं क्रिस्टोफर पॉल जी को आपको बुलाऊंगा वापस। क्रिस्टोफर पॉल सर, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। और जी बोलिए। आपने अभी तक की सारी समस्याएं मित्रों की सुनी है, आपका इस पर क्या व्यू है और हमें क्या करना है, इस पर मार्गदर्शन करें। देखिए, फीस के बारे में हर स्टेट में अलग कानून है, अलग गाइडलाइन है, तो हमको अलग अलग सोचना पड़ेगा स्टेट वाइज। हम एक नेशनल फीस का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बना सकते। कि ये दिक्कत ये है कि हर स्टेट में अलग कानून है, हर स्टेट में अलग गाइडलाइन है, तो स्टेट वाइज हमको फीस के बारे में सोचना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में अलग ढंग से सोचना पड़ेगा, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, दिल्ली में, क्योंकि सब अलग अलग कानून हैं, तो कानून वाइज हमको सोचना पड़ेगा। लेकिन एक कॉमन चीज जो हम सोच सकते हैं वो ये है कि आरटी में जो फीस निर्धारित हुआ, जिसको हम प्रतिपूर्ति राशि बोलते हैं, उसको लेकर हम एक मुद्दा बना दे, नेशनल इशू बना दे कि हर स्टेट में जो प्रतिपूर्ति राशि डिसाइड हुई है वही अदर बच्चों के लिए भी फिक्स किया जाए, तो एक नेशनल इशू बन सकता है। बिल्कुल सर। अब दूसरी बात जो मुझे याद आई है, जी बोलिए भवानी जी। आप ज्यादा से ज्यादा इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत तो करें, लेकिन शिकायत के अंदर एक बात स्पष्ट रूप से लिखे, जैसे कि अभी ताराचंद जी ने बताया है कि ये जीवन से संबंधित है। यदि आपने कार्रवाई नहीं की तो 167(a) के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। और जब लेटर लिखे तो नीचे ये नोट स्पष्ट रूप से बोल्ड करके रखे कि उक्त परिवाद / शिकायत को सार संभाल कर रखे और इस पर की गई कार्रवाई से मुझे अवगत करावे, अन्यथा आपके खिलाफ जब न्यायालय में कार्रवाई की जाएगी उक्त पत्र को भी साथ में संलग्न पेश करवाया जाएगा, इसलिए इसको कार्रवाई करके सुरक्षित रखा जावे, ये लिखे। और अधिकतर जिला शिक्षा अधिकारी हमारे जोधपुर के मैं बताता हूँ, उनके कार्यालय के कार्मिक निजी स्कूलों पर इसलिए कार्रवाई नहीं करते हैं क्योंकि उनके आधे कार्मिक निजी स्कूलों में जाके अपनी सेवाएं देते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। आप कहो तो मैं स्कूलों के नाम भी बता देता हूँ और कार्मिकों के नाम भी बता देता हूँ, इसीलिए बल्कि इस पर काम करिए। हम चाहेंगे कि आप उस पर कुछ एक्शन लेकर हम लोगों को कुछ करके दिखाएं। बिल्कुल, मैंने मांगा सर, मैंने उनसे मांगा
देवेंद्र जी, ये एक फीस मिनट के मेरी बारे बात में सुनिए। फीस के बारे में डिस्कस किया जाए। फीस तो मैं फीस के आपसे बारे में सभी साथियों से चाहूंगा कि फीस पर अगर किसी को और कुछ कहना है तो बस ये अभी आखिरी मिनट है। किसी का कोई सवाल है फीस के रिलेटेड? सर सुरेश मौर्य गुजरात से। हाँ बोलिए। सर मेरा कहना यह है कि जो फीस हम लोग पैसा स्कूलों में देते हैं, वो पैसा रोकड़ा देते हैं, कैश देते हैं, अगर वो सारे पेमेंट हम अभिभावक मिलकर चेक से दें पेमेंट, तो हमारे पास में एक रिकॉर्ड जो है निकल सकता है अच्छे ढंग से उनके पास से। नहीं तो इससे फीस कैसे रेगुलाइज्ड होगी? फीस कैसे जस्टिफाइड किया जा सकेगा स्कूलों का? ऑडिट रिपोर्ट जब हम निकालेंगे तो उसका जो हिसाब मिलेगा कि भाई इतना फीस उन्होंने एक बच्चे के पास से लिया है, हम कैश में थे तो उसका मतलब अलग कर देते हैं पैसा, उसका हिसाब नहीं बताते हैं हमको। लेकिन जब हम चेक से पेमेंट करेंगे या डिजिटल वे से पेमेंट करेंगे तो उसका हमको हिसाब मिलेगा उनके बैंक के खाते के थ्रू। मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ। थोड़ी सी जानकारी और मैं देना चाहूंगा सर। अगर फीस से रिलेटेड है आपकी कोई बात तो अभी इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, अनदर हम बाकी नेक्स्ट सेशन में शिवानंद जी से आगे परमिशन लेके करेंगे। सरकार का और निजी स्कूल का ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि अभिभावक से 3 महीने की फीस एडवांस मांग सकती है। आप इस चीज को याद रखें सभी सदस्य। अगर कोई स्कूल कहता है कि हम 3 महीने की फीस एडवांस लेते हैं तो कृपया इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूल को नोटिस देकर पूछें कि किस नियम के तहत 3 महीने की फीस एडवांस मांगी जा रही है। यकीन मानिए वो आपको जवाब नहीं दे पाएंगे, मुझसे भी नहीं लेते हैं। खैर अब तो मैंने मेरे बच्चों को सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया है, जो कि हमारे यहाँ अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने सरकारी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले हैं। इस टॉपिक को भी लेंगे कि किस तरीके से सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारी जा सकती है और किस तरीके से अच्छे स्कूल भी हमें मिल सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा था फीस, क्योंकि आज एक बच्चा नर्सरी से लेके 12वीं तक पढ़ता है और उसकी फीसेस लगातार बढ़ रही हैं। कंटिन्यूअस क्लास के हिसाब से तो बढ़ ही रही है, और फिर इसमें हर साल जो अपग्रेडेशन स्कूल कर देता है और हर 4-5 साल में हम देखेंगे कि स्कूल की फीस लगभग दुगनी होती है। तो इस समस्या का हल हमें निकालना होगा, इसके लिए हमको काम करना होगा। राजस्थान ने सबसे पहले 2017 में इसके लिए फीस अधिनियम लेके आया था, छत्तीसगढ़ ने भी इस पर काम किया है और अन्य राज्य भी इस तरीके के कानून को बना रहे हैं। और इस पर हम लोगों को विचार मंथन करके जिस जगह पे जिस राज्यों पे जो अच्छी चीजें हैं उसको खोजकर निकालना है। और मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि वो इस पर काम करें कि वो देवेंद्र जी क्या सर, कर सकते हैं और आसपास क्या हो रहा है। सर मैं फीस के संबंध में चीज बोलना चाहता हूँ। आप एक मिनट सुनिए सर। 2017 में फीस निर्णायक समिति आई थी ना, इससे पहले राजस्थान में वर्ष 2014 के अंदर जस्टिस जो कि रिटायर हो चुके थे उन शिव कुमार शर्मा की समिति फीस निर्धारण समिति के लिए बनी थी, जिसने एक शपथ पत्र भी लागू किया था। ताराचंद जी एक मिनट सभी म्यूट रखे। ताराचंद जी आप इस बात को विशेष रूप से सुने। उसके अंदर सभी स्कूलें मरी जाएगी और अधिकारी भी मरेंगे। उन स्कूलों से एक शपथ पत्र मांगा गया था, सभी स्कूलों से, चाहे वो किसी भी से सबमिटेड हो, सीबीएसई, आरबीएसई, इंटरनेशनल। एक मिनट सर माइक म्यूट रखे सर प्लीज। उस स्कूल से शपथ पत्र लिया गया था, सभी स्कूलों से। उस शपथ पत्र में ये स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था कि हम किसी भी अभिभावक से 3 महीने की फीस एडवांस नहीं लेते हैं, जबकि उस ड्यूरेशन में सभी से 3 महीने की फीस एडवांस ली गई थी। ये एक बहुत अच्छा ऑफेंस बनेगा आपको सुप्रीम कोर्ट में रखने के लिए। ये भी उसके अंदर लिखा गया था, हम स्कूल में किसी भी प्रकार की कैंटीन लगाकर हाइजेनिक पदार्थ नहीं बेचते हैं, किसी एक दुकान को अनौज करके किताबें, पाठ्य पुस्तकें वगैरह हम नहीं बेचते हैं, हम सरकारी नियम कायदों का पालन करेंगे। तो सरकारी नियम कायदे क्या है, एक बार फाइल निकलवा लीजिए, अपना काम ऐसे ही आसान हो जाएगा। ये संक्षिप्त शब्द थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, और आप चाहें तो उसकी शपथ पत्र की कॉपी मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। भवानी जी मैं आपसे सहयोग चाहूंगा कि आप इस हफ्ते में कुछ स्कूलों में इस विषय पर आवेदन और शिकायत करें। जहां पर भी शिकायत या आवेदन करेंगे इसके प्रारूप को आप ग्रुप में साझा करें, ताकि उसको रेफरेंस लेके बाकी साथी भी काम कर सके। बिल्कुल। हमारे वरिष्ठ साथी में से कोई साथी जी, ताराचंद जी प्लीज अनम्यूट करें। और आपने अभी तक सभी साथियों की बातें सुनी है, इस पर आप मार्गदर्शन करें। मैं एक बहुत मौजूद सा सवाल आप में से किसी साथी ने किया था और वो बीच में अधूरा रह गया कि साहब ये बिना मान्यता के स्कूल चलते हैं, कोई देहरादून से भी थे मित्र। तो सर
जो आरटी एक्ट है उसमें सेक्शन 18(5) ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति या समूह है, कोई ऐसा स्कूल संचालित करता है जिसको मान्यता नहीं है, तो उस पर 1 लाख रुपए की शास्ति पेनल्टी फाइन होगी, और अगर वो उसी वक्त बंद नहीं करता उसके बाद भी उसने जारी रखी तो 10,000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उस पर पेनल्टी इम्पोज होती है। एकदम सही कहा आपने, राइट, ये सही 18(5) में है। और सिंपल बात यह है कि इस बारे में अभी हमारे ही एक साथी वकील साहब हैं, उन्होंने इस बारे में काम किया है, मैं ड्राफ्टिंग उनकी आपके ग्रुप में शेयर कर रहा हूं। और जो मुद्दा हमारा फीस का है ये सर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का है, तो 226 में या तो आप संबंधित हाई कोर्ट में इस चीज को पुटअप करें, पर इसके लिए हमें वर्कआउट करना पड़ेगा, एटलीस्ट 6-7 महीने का टाइम चाहिए, क्योंकि आपको एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए कि पब्लिक का अहित हो रहा है उसके लिए बहुत सारे रिकॉर्ड एक स्टेट में करना हो, तो इससे, और अगर आर्टिकल 32 में हमें सुप्रीम कोर्ट में पीएल पुटअप करनी है तो उसके लिए कम से कम 3 स्टेट में इस तरह के इश्यूज पर काम करके इस इश्यू को उठाना पड़ेगा। तो उस बारे में काम करने की जरूरत है। भवानी सर से अभी देवेंद्र सर ने एक्सपेक्ट किया है कि वो कुछ आवेदन करें, तो इस बारे में ड्राफ्टिंग यही एक्सपेक्ट करना चाहूंगा मैं कि कुछ आप हमको फॉर्मेट इस तरीके का दें कि हम अपने राइट्स को बचाने के लिए हमारे साथी इस पर काम कर सके। मैं शेयर करता हूं आपके साथ। हमारे साथ एडवोकेट आलोक कुमार सिंह जी उत्तर प्रदेश लखनऊ से जुड़े हैं। आलोक सिंह जी प्लीज अनम्यूट करें। आलोक सिंह जी प्लीज अनम्यूट करें। हाँ सर, वहां पर यूपी में जो फीस की और प्राइवेट स्कूलों की जो स्थिति है उस पर आपका कुछ व्यू हो तो आप रखें, और हम इस पर किस तरीके से काम कर सकते हैं इसके रेगुलेशंस पर। मेरा अपना जो मत शिक्षा के प्रयास। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है आलोक जी। देवेंद्र जी एक बात देवेंद्र जी, हमें लगता है कि अब अगला सेशन चालू करने का समय आ गया है और लगभग